अब सुनो भाइयों बहनों, ये कहानी का वह मोड़ है जहां दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और मन में तूफान उठने लगता है। शुरुआत से ही जू लिंगलोंग के मन में एक डर घर कर गया था। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो शायद सेक्ट हायरार्क केजी उठने का इंतजार भी न कर पाएगी और पहले ही उत्तर के राजकुमार वीर प्रताप की खिलौना बन जाएगी। हर बार जब वह सोचती कि उसका ये सुंदर शरीर वीर प्रताप के हाथों में बेसुध होकर लुट जाएगा, तब जू लिंगलोंग के सीने में गहरा अपमान उबल पड़ता। हाँ, उसने खुद उसका मोह लिया था, खुद उसकी बाहों में समा गई थी, लेकिन वह कभी भी एक बेहोश बेजान खिलौना नहीं बनना चाहती थी। जब तायिन दिव्य संप्रदाय के शिष्यों को पता चला कि जू लिंगलोंग यान काउंटी छोड़कर जाने वाली है तो सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। उनका मकसद तो अभी पूरा भी नहीं हुआ था, फिर इस वक्त कैसे चले जाएं? खासकर संप्रदाय के बुजुर्गों को तो अच्छी तरह मालूम था कि वे यान काउंटी सिर्फ इसलिए आए थे ताकि उत्तर के राजकुमार को अपने साथ ले जाएं। अब बिना उसे हासिल किए कैसे लौटें? जू लिंगलोंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, लगता है रहस्यमयी चंद्र महल वालों को हमारी मौजूदगी का पता चल गया है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये सुनते ही तायिन संप्रदाय के शिष्य घबरा गए। वे तो राक्षसी संप्रदाय थे और रहस्यमयी चंद्र महल के सिद्ध पुरुष उन्हें देखते ही मार गिराते थे। अब जब चंद्र महल का वह देवता उत्तर राजकुमार के महल में मौजूद है, अगर उसने हाथ उठाया तो सब एक पल में राख हो जाएंगे। दोपहर का वक्त था। वीर प्रताप अपने अध्ययन कक्ष में राजकाज निपटा रहा था कि अचानक किन यूशन हाफते कांपते दौड़ता हुआ आया और बोला, राजकुमार, जू लिंगलोंग कुछ लोगों को लेकर आपके महल से दक्षिण की ओर निकल गई है। ये सुनकर वीर प्रताप भी चौंक पड़ा। यह उसकी जिंदगी में पहली बार हुआ था कि कोई औरत उसके साथ रात बिताने के बाद भागने की सोचे। उसके महल की औरतें तो एक बार उसके साथ होने के बाद कभी लौटकर नहीं सोचती कि कहीं और जाएंगी, पर जू लिंगलोंग ने तो 2 बार उसकी बाहों में सांस ली थी और अब होश संभालते ही भाग खड़ी हुई। वीर प्रताप चुप रहा। किन यूशन ने पूछा, राजकुमार, क्या उन्हें रोकें? वीर प्रताप ने धीरे से आंखें उठाईं और मुस्कुराकर बोला, नहीं, जाने दो। सब हैरान, सब जानते थे कि वीर प्रताप को जू लिंगलोंग पर मोह था, फिर भी जाने दे रहा है। अगर वह चली गई तो शायद कभी लौटेगी ही नहीं। तभी वीर प्रताप ने हल्के से हंसते हुए कहा, जो रेत हाथ में नहीं रुकती उसे हवा में उड़ा देना बेहतर है। किन यूशन तो जैसे पत्थर बन गया। ये शब्द उनके राजकुमार के मुंह से। क्या उनके राजकुमार, जो जिस औरत पर नजर डालते थे उसे महल में कैद कर लेते थे, अचानक इतना उदार कैसे हो गए? पर एक सेवक होने के नाते किन यूशन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस झुककर बोला, आज्ञा हुजूर, जा सकते हो। किन यूशन चला गया। वीर प्रताप उसकी जाते हुए पीठ को देखता रहा। उसके मन में यकीन था कि जू लिंगलोंग लौटकर आएगी ही। जो औरत ड्रैगन फीनिक्स चाय पी चुकी हो, उसके साथ इतनी गहराई से जुड़ चुकी हो, वह कभी हमेशा के लिए दूर नहीं रह सकती। जू लिंगलोंग के जाने के बाद वीर प्रताप की जिंदगी फिर से पुरानी लय में लौट आए। दिन में उत्तर देश का राजकाज, रात में पत्नियों और रखेलों के साथ प्रेम रस। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। महान सुम साम्राज्य में हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। लू यी की सेना, जो सम्राट के प्रति वफादार थी, तेजी से राजधानी की ओर बढ़ रही थी। ये देख चाओ किंग चुप नहीं बैठ सका। वो उठ खड़ा हुआ और घोषणा कर दी, लू यी गद्दार है, सम्राट के नाम पर विद्रोह कर रहा है। हमारी सेना असली वफादार सेना है। हम उत्तर की ओर बढ़कर विद्रोह कुचलेंगे। और इस तरह लू यी और चाओ किंग दोनों की सेनाएं एक ही मंजिल की ओर बढ़ चली। राजधानी के मंत्री जैसे तवे पर चींटियों की तरह बेचैन हो उठे। कुछ ने तो चुपके से दोनों को चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। इधर उत्तर देश में सब शांत था। वीर प्रताप ने खास तौर पर लोगों को आत्मा चावल उगवाया था। महल के बाहर उगाया गया चावल कम पैदा होता था पर जल्दी पक जाता था। 2 फसलें होने के बाद महल में अब 1000 किलो आत्मा चावल जमा हो चुका था। वीर प्रताप ने कुछ आत्मा चावल को साधारण चावल में मिलाया। जो सैनिक कोई बड़ा कारनामा करे, उन्हें वह मिश्रित चावल का राशन मिले। जल्दी ही सैनिकों को पता चल गया कि राजकुमार का दिया यह नया चावल साधारण इंसान को भी मार्शल आर्टिस्ट बना सकता है। बस फिर क्या था, उनकी लड़ने की जुझारू भावना 7वें आसमान पर पहुंच गई। उत्तर देश राजनीति सभा भवन। वीर प्रताप सिंहासन पर बैठे ही थे कि ली रुई आगे बढ़ने वाला था रिपोर्ट देने, पर वीर प्रताप ने पहले ही बोल दिया, आज हम कोई और बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही विषय पर चर्चा होगी।
सभी मंत्री उत्सुक हो उठे। एक विषय, क्या बात है? पिछले महीनों में तो उत्तर देश में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, फिर क्या? वीर प्रताप बोले, जब से मैं उत्तर देश आया हूं, लगातार पालन पोषण की नीति अपनाई है। लोगों को ज्यादा पैदा करने वाली फसलें उगाने को प्रोत्साहित किया। ब्रोकेड गार्ड्स की जांच से पता चला है कि अब ज्यादातर किसानों के घरों में अनाज का भंडार है। मैंने सोचा था कि उत्तर देश की खाद्य समस्या सुधरने में अभी कई साल लगेंगे, लेकिन इतनी जल्दी ही हम भूखमरी और ठंड से मुक्ति पा गए। ये सुनकर मंत्री और उत्सुक हो गए। इतनी लंबी बातचीत के बाद राजकुमार आखिर कहना क्या चाहते हैं? वीर प्रताप जारी रखे, हाँ, उत्तर देश अब भूख और नंगी तन की दयनीय हालत से बाहर आ चुका है। लेकिन उत्तर देश महान सुम का एक सामंती राज्य भर है। अब पूरे सुम में अशांति मची है, प्रजा दुखी है। ये सुनते ही सभा में सनसनी फैल गई। इशारा साफ था, सब समझ गए कि राजकुमार क्या कहने वाले हैं। उत्तर देश की राजनीति में रुकावट आ रही थी। कई अधिकारी नए अवसर की राह देख रहे थे। लगता था अब मौका आ गया। वीर प्रताप की आवाज भवन में गूंजती रही। महान सुम का सामंती राज्य होने के नाते, सुम की संतान होने के नाते हमारा हक भी है और फर्ज भी कि हम सुम की बाकी प्रजा को सुखी शांतिपूर्ण जीवन दिलाएं। सुम का राजकुमार होने के नाते मैं कैसे चुपचाप देख सकता हूं जब मेरे पिता संकट में हैं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, हमारी सेना लेकर दक्षिण की ओर बढ़ूंगा। सम्राट के प्रति वफादारी निभाऊंगा, गद्दारों को कुचलूंगा। महान सुम की लंबी अशांति को खत्म करूंगा, ताकि सुम की बाकी प्रजा भी उत्तर देश की प्रजा की तरह युद्ध रहित सुखी जीवन जी सके। सभा में तालियां गूंज उठीं। हवा में एक नया जोश भर गया। वीर प्रताप की यह घोषणा इतिहास का नया अध्याय लिखने वाली थी। अब सुनो, ये वह पल है जब महान सभा भवन में वीर प्रताप की आवाज गूंजती रही, जैसे कोई शंखनाद हो गया हो। वह आवाज लंबे समय तक हवा में ठहरी रही और मौजूद सभी दरबारियों के दिलों में आग लग गई। खासकर सेनापतियों के चेहरे लाल हो गए, उनकी आभा तेजी से बढ़ने लगी। वे बस तलवारें निकालकर दक्षिण की ओर दौड़ पड़ना चाहते थे। प्रारंभिक बातें पूरी होने के बाद वीर प्रताप ने नजरें घुमाकर सभी को देखा, फिर बोला, आज हम सिर्फ एक ही बात करेंगे, दक्षिण की ओर बढ़कर सम्राट की सहायता करना और गद्दारों को कुचलना। इसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, यही सब तय करेंगे। हाँ, नाम तो सम्राट की सहायता और गद्दारों से लड़ाई का था, लेकिन ये युद्ध महान वू के खिलाफ वाली लड़ाई से कहीं ज्यादा कठिन होने वाला था। इस बार उनका निशाना था पूरी महान सिया राजवंश को हथियाना, जो महान वू से छीने गए छोटे से टुकड़े से कहीं बड़ा था। और महान सिया की आंतरिक हालत तो और भी उलझी हुई थी। कब्जा करना आसान हो सकता है, लेकिन शासन चलाना, वह तो बहुत बड़ी मुसीबत है। इसके अलावा वीर प्रताप की बदनामी दूर दूर तक फैली हुई थी। कुलीन परिवार और जमींदार उससे कांपते थे। कोई हैरानी नहीं, क्योंकि उत्तर देश में उसने जमीनें जब्त कर ली थीं। ऐसी स्थिति में महान सिया का सिंहासन हथियाने के लिए वीर प्रताप को बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां करनी पड़ेंगी। खासकर कब्जे वाले इलाकों में काम। जब भी उत्तर देश की सेना किसी नए हिस्से में घुसेगी, हर जगह कब्जा करना और शासन चलाना होगा। अगर पीछे कोई गड़बड़ हुई, तो दक्षिण की ओर बढ़ती सेना पर असर पड़ सकता है। ये काम वीर प्रताप और पूरे उत्तर देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, इसलिए पहले से ही सब बातें तय कर लेनी जरूरी थी। शुरू में वीर प्रताप ने सोचा था कि यल्वनन्यन और सियो वेन्याओ के पेट में पल रहे बच्चों के जन्म का इंतजार करेगा। तब तक उसके पास और ज्यादा समर्थन होगा, फिर दक्षिण जाएगा। लेकिन सोचने पर लगा, जन्म तो इस महीने में ही होने वाला है। असल में इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फैसला होते ही तुरंत सेना नहीं ले जा सकता, बहुत सारे काम हैं। कम से कम 2 महीने की तैयारी तो चाहिए, इसलिए अभी से शुरू कर देना बेहतर। जब सियो वेन्याओ और यल्वनन्यन के बच्चे पैदा होंगे, तब तक उसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी होंगी। वीर प्रताप के बोलते ही सभा में हलचल मच गई। मंत्री लोग आपस में फुसफुसाने लगे, सेना की भर्ती, रसद, हथियार, सब कुछ। आज सिविल और मिलिट्री दोनों मंत्री एक साथ थे, इसलिए सेना की रणनीति अभी नहीं खोली गई। वीर प्रताप ने उत्तर देश में सैन्य अधिकार अपने हाथ में रखा था, इसलिए सिविल अधिकारी सैन्य मामलों में कम ही दखल देते थे। सिर्फ जूज जोंगवैंग जैसे कुछ बड़े मंत्री ही देश के सैन्य रहस्य जानते थे। पूरे दिन बैठकें चलती रहीं। मंत्री लोग दोपहर और रात का खाना भी सभा भवन में ही खा गए। काम इतने थे कि एक दिन में निपट ही नहीं रहे थे।
रात के 11 बजने लगे थे। वीर प्रताप ने आखिरकार थककर मंत्री लोगों को घर जाने की इजाजत दी। बोला, कल सुबह फिर से कुछ बाकी बातें करेंगे। सिंहासन पर पूरे दिन बैठे रहने से वीर प्रताप भी थक गया था। भले ही उसकी झूठी देवता अवस्था में शरीर कभी थकता नहीं, लेकिन मन तो बहुत थक गया था। उसे पता था कि दक्षिण जाना आसान नहीं होगा, लेकिन इतने सारे मुद्दे की एक दिन में निपट न सके यह उसने नहीं सोचा था। बैठक खत्म होने के बाद वीर प्रताप सीधा वायु में एक प्रांगण की ओर बढ़ा। मन इतना थका था कि बस सो जाना चाहता था, अच्छी तरह आराम करना। उस रात किसी औरत को छूने का भी मन नहीं था, लेकिन ठीक तब लियांग ज़ोंग आ पहुंचा। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर लाया है। वीर प्रताप को मजबूरन अध्ययन कक्ष की ओर जाना पड़ा। कक्ष में घुसते ही लियांग ज़ोंग ने ब्रोकेड गार्ड्स द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी वीर प्रताप को सौंप दी। राजकुमार, राजधानी से खबर आई है। महल में एक बेहद शक्तिशाली दिव्य अस्त्र है। कहा जा रहा है कि यह अस्त्र देवता को भी मार सकता है। ये सुनते ही वीर प्रताप का हाथ हवा में ठिठक गया। उसने रिपोर्ट अभी खोली भी नहीं थी। एक पल के लिए स्तब्ध रहकर उसने लियांग ज़ोंग की ओर देखा। ये खबर कैसे मिली? लियांग ज़ोंग बोला, राजधानी में कोई इस खबर को फैला रहा है। ब्रोकेड गार्ड्स अभी तक नहीं पता कर पाए कि पीछे कौन है। लियांग ज़ोंग के जवाब पर वीर प्रताप ने थोड़ा सोचा, फिर रिपोर्ट खोली और ध्यान से पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद उसके मन में ख्याल आया, क्या ये लिन परिवार की तरफ से भेजी गई जानकारी है? अगर लिन परिवार ने महल में कोई राज पता किया है, तो इतना घुमाकर बताने की क्या जरूरत? वे तो सीधे ब्रोकेड गार्ड्स को बता सकते थे। जब से लिन परिवार उसके साथ जुड़ा है, उत्तर देश ने लिन परिवार में ब्रोकेड गार्ड्स बिठा रखे हैं। कोई भी खबर आते ही ब्रोकेड गार्ड्स के जरिए उत्तर देश तक पहुंच जाती है। रुकिए, क्या ये खबर उसके पिता सम्राट ने खुद फैलाई है? अगर पिता सम्राट ने फैलाई है तो मकसद तो बनता है। शायद उन्हें एहसास हो गया कि बेटा दक्षिण की ओर बढ़ने को बेचैन है। डर लग रहा होगा कि वह आक्रमण कर देगा, इसलिए झूठी खबर फैलाकर उसे रोकना चाहते हैं। नहीं, ये खबर सच भी हो सकती है। जब लू यी उत्तर देश आया था, तब उसने बताया था कि सम्राट पिता ने कोई शैतानी वस्तु हासिल की है, जो राज्य गुरु की शक्ति को तुरंत स्वर्गीय मानव अवस्था तक ले जा सकती है। तब वीर प्रताप को शक हुआ था कि पिता ने सच में ऐसी कोई चीज पाई है, लेकिन वह शायद किसी की अवस्था बढ़ाने वाली नहीं, किसी और काम की होगी। अब महल में देवता मारने वाले दिव्य अस्त्र की अफवाह, यह महज हवाई बात नहीं। कोई जानबूझकर यह खबर फैला रहा है। अब सुनो, कहानी यहाँ एक नया मोड़ ले रही है, जहाँ राजसी रहस्य, खून खराबे की खबरें और देवताओं को मारने वाले हथियारों की अफवाहें एक साथ उमड़ पड़ती हैं। दिल थाम लो, क्योंकि तूफान आने वाला है। शायद वह खबर वीर प्रताप तक पहुंचाने के लिए नहीं फैलाई गई थी, बल्कि किसी और ताकत को संदेश देने के लिए। फिर भी वह जानकारी झूठी नहीं लग रही थी। अगर सच में कोई ऐसा हथियार है जो देवता को भी मार सकता है, तो दक्षिण की इस यात्रा में और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। हर कदम पर मौत का साया हो सकता है। उसी पल वीर प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा, लियांग ज़ोंग, कोई रास्ता निकालो। पता करो कि वह हथियार क्या है और उससे बचाव कैसे किया जा सकता है। लियांग ज़ोंग ने झुककर कहा, जी हुजूर। फिर थोड़ा रुककर बोला, राजकुमार, एक और खबर है। वीर प्रताप ने पूछा, क्या खबर? आमतौर पर महत्वपूर्ण बातें लिखित रिपोर्ट में आती हैं। बिना कागज वाली खबर को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। इसलिए वीर प्रताप ने बस यूं ही पूछ लिया, दिल से नहीं लिया। लियांग ज़ोंग ने जवाब दिया, ताइन दिव्य संप्रदाय ने दक्षिण में एक पूरी नगरी का कत्लेआम कर दिया है, खून का बलिदान देने के लिए। ये सुनते ही वीर प्रताप का चेहरा पथरा गया। आंखों में आग भड़क उठी। वह जानता था कि ताइन संप्रदाय राक्षसी है, लेकिन इतनी बेरहमी, पूरी बस्ती का नरसंहार, ये तो कल्पना से भी परे था। लियांग ज़ोंग आगे बोला, दक्षिण में ताइन संप्रदाय अब बहुत सक्रिय हो गया है। वहां के कई सामंत चाओकिंग ने मिटा दिए थे। अब चाओकिंग अपनी सेना लेकर उत्तर की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण में सेना का अभाव है। कोई रोक टोक नहीं, संप्रदाय को अराजकता फैलाने का पूरा मौका मिल गया है। थोड़ी देर खामोशी छाए, फिर वीर प्रताप ने पूछा, अब क्राउन प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट कहाँ है? उसे यह जानना था कि क्या ये सब ज़ू लिंगलोंग का काम है। भले ही वह अब उसकी औरत है, लेकिन अगर वह शहरों का कत्लेआम कर खून का बलिदान दे रही है, तो यह वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। लियांग ज़ोंग ने बताया,
उत्तर देश छोड़ने के बाद से वह एनपिंग शहर में ठहरी हुई हैं। ये सुनकर वीर प्रताप के सीने से एक बोझ हल्का हुआ। अच्छा है, ज़ू लिंगलोंग का हाथ नहीं है। फिर भी मन में ख्याल आया, यह मोहिनी औरत सच में बहुत धैर्य वाली है। महीनों बीत गए, फिर भी नहीं लौटी। उसने तो सोचा था कि 2 महीने में लौट आएगी। शायद उसने ज़ू लिंगलोंग को थोड़ा कम आंका था। कोई हैरानी नहीं, ताइन संप्रदाय की संत नहीं बनी होगी तो क्या। तभी लियांग ज़ोंग ने हिचकिचाते हुए पूछा, राजकुमार, क्या क्राउन प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट को वापस बुला लें? वीर प्रताप ने उदासीन स्वर में कहा, नहीं जरूरत, वो खुद जानती है कि लौटना कैसे है। महीनों बीत गए, फिर भी वीर प्रताप को पूरा यकीन था एक दिन वह खुद लौट आएगी। फिर पूछा, और कुछ? लियांग ज़ोंग ने हाथ जोड़कर कहा, बस इतना ही। ठीक है, आज के लिए बस। लियांग ज़ोंग बोला, ये सेवक विदा होता है। वह चला गया, लेकिन वीर प्रताप अध्ययन कक्ष से नहीं उठा। मेज पर बैठ गया, लियांग ज़ोंग लाई रिपोर्ट फिर से खोली और बार बार पढ़ने लगा। मन में सवाल घूम रहे थे, अगर महल में सच में देवता मारने वाला हथियार है तो क्या करना चाहिए? शान्युंग चाओगे को तो मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। किसी तरह वह हथियार चुराना होगा या नष्ट करना होगा, लेकिन ऐसा हथियार निश्चित रूप से कड़ी सुरक्षा में होगा, चुराना आसान नहीं। कोई हल न सूझा तो वह उठा और यनरॉन प्रांगण की ओर बढ़ चला। जैसे ही वीर प्रताप यनरॉन प्रांगण में घुसा, यू शियांगसियन को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। पिछले कुछ महीनों में उनके रिश्ते में थोड़ी नरमी आई थी। यू शियांगसियन अब उसके सामने ज्यादा उदासीन नहीं रहती, खासकर जब उसे शक हुआ कि वीर प्रताप भी उसी उच्च साधना जगत से आया है जैसे वह। इसके अलावा उसने वीर प्रताप को कई साधना विधियां सिखाई थीं। युद्ध के मैदान में कम जाता था, लेकिन आत्मरक्षा के लिए वे बहुत कारगर थीं। यू शियांगसियन ने सोचा, काफी दिनों से उसने वीर प्रताप से युगल साधना नहीं की। शायद आज चैन विनरोंग से फिर उधार मांग ले। जब भी वीर प्रताप यनरॉन्ग आता तो या तो चैन विनरोंग या लिन वेन्यून के साथ रम जाता। पिछले महीनों में यू शियांगसियन ने चैन विनरोंग से कई बार वीर प्रताप को उधार लिया था, ड्रैगन फीनिक्स यिन यांग विधि का अभ्यास करने के लिए। भले ही अभी तक उसने वीर प्रताप के शरीर को छुआ नहीं था, लेकिन पहले जैसी सख्ती नहीं रही। अब अभ्यास में वीर प्रताप बैठकर हिलता डुलता, फिर दोनों आमने सामने, ऐसा लगता जैसे गंभीर साधना चल रही हो। यू शियांगसियन ठीक चैन विनरोंग के कमरे की ओर जाने वाली थी कि अचानक देखा, वीर प्रताप चैन विनरोंग के कमरे की बजाय सीधे उसके अपने कमरे की ओर आ रहा है। एक पल के लिए वह चौंक गई। क्या शिष्य गुरुघात करने वाला है? क्या कुल नाश की राह पर चल पड़ा है? सोच में डूबी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। गुरु माँ, शिष्य से कुछ जरूरी बात करनी है। यू शियांगसियन ने सोचा, फिर हाथ हिलाकर दरवाजा खोल दिया। आजा। वीर प्रताप कमरे में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही एक मादक सुगंध ने उसे घेर लिया। थकान एक झटके में गायब, मन में बेचैनी जाग उठी। यू शियांगसियन सफेद महीन वस्त्र में थी, पलंग पर पद्मासन लगाए बैठी। चारों ओर दिव्य आभा, शीतल और पवित्र, जैसे कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर आए हो। वीर प्रताप उसे घूरता रहा। यू शियांगसियन ने हल्की नाक सिकोड़कर कहा, अरे शैतान, कितनी देर तक गुरु माँ के शरीर को ऐसे निहारता रहेगा? वीर प्रताप होश में आया, मुस्कुराया और बोला, गुरु माँ तो सच में अप्सरा हैं। दिन ब दिन जवान और सुंदर होती जा रही हैं। यू शियांगसियन ने पूछा, आज सिर्फ यही कहने आए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी अभी खबर मिली है कि राजधानी में कोई अफवाह फैला रहा है, महल में एक दिव्य अस्त्र है जो देवता को भी मार सकता है। ये सुनते ही यू शियांगसियन की भौहें सिकुड़ गईं। चारों ओर ठंडी आभा बढ़ गई, पलंग पर पाला जमने लगा। वीर प्रताप आगे बोला, शिष्य को नहीं पता ये सच है या झूठ। मैं तो देवता नहीं हूं, जानता भी नहीं कि ऐसा हथियार दुनिया में होता है या नहीं। इसलिए गुरु माँ से पूछना चाहता हूं, क्या इस संसार में देवता मारने वाले हथियार हो सकते हैं? यू शियांगसियन ने शांत स्वर में कहा, गुरु माँ के पास ऐसा एक हथियार है। ये सुनकर वीर प्रताप चौंक गया। तुरंत याद आया छू जॉन्ग ने क्या कहा था। उसकी माँ ने रहस्यमयी चंद्र महल से एक दिव्य वस्तु लेकर आई थी और छू परिवार उसे रखना चाहता था। शायद यही वह दिव्य अस्त्र है जिसकी बात यू शियांगसियन कर रही है। यू शियांगसियन जारी रखी, कोई आश्चर्य नहीं कि वे दोनों गद्दार सम्राट से जा मिले। सोचते होंगे कि सम्राट के हथियार से मुझे मार देंगे। ये सुनकर वीर प्रताप को लगा जैसे कोई बड़ा राज खुल गया हो। यू शियांगसियन बोली,
हाँ, इस दुनिया में देवता मारने वाले हथियार हैं, लेकिन उनका उपयोग बहुत कठिन शर्तों पर होता है। मनमाने ढंग से नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे मेरे पास वाला, एक बार इस्तेमाल करने में गुरु माँ के शरीर की आधी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाती है। वीर प्रताप हैरान, इतना बड़ा खर्च। फिर उसे याद आया, पिछले साल महान सुम में 5वीं श्रेणी और उससे ऊपर के कई मार्शल आर्टिस्ट गायब हो गए थे। वह सब उसके पिता से जुड़ा था। शायद वे हथियार के लिए ऊर्जा दे रहे थे। उसने कहा, इस साल महान सुम में बहुत से उच्च मार्शल गायब हुए। यह मेरे पिता से जुड़ा है। शायद वे हथियार के लिए ऊर्जा मुहैया करा रहे थे। यूं शियांगसेन ने संदेह से पूछा, ऊर्जा मुहैया मतलब उपयोग की शर्तें पूरी करने के लिए? यूं शियांगसेन बोली, हाँ, ऐसा हो सकता है। फिर वह गहन विचार में डूब गई। वीर प्रताप ने पूछा, गुरु माँ, अब आपकी शक्ति कितनी लौट आई है? यूं शियांगसेन ने जवाब दिया, मूल रूप से देवता स्तर पर पहुंच गई है। अब सुनो, ये वह पल है जब कमरे में सन्नाटा गहरा जाता है। बाहर हवा भी रुक सी गई है और सिर्फ 2 सांसों की आवाज गूंज रही है, एक देवता स्तर की अप्सरा और एक राजकुमार, जो अब गुरु शिष्य से कहीं ज्यादा गहरा रिश्ता बांधने जा रहे हैं। यूं शियांगसेन ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, भले ही मेरी शक्ति अब देवता स्तर पर लौट आए है, लेकिन अगर सम्राट के पास सच में देवता मारने वाला हथियार है तो मैं तुम्हारी मदद करने में असमर्थ रहूंगी। वह मूर्ख नहीं थी। अगर जान पर बन आए तो वह पीछे नहीं हटती, लेकिन अगर सामने वाला ऐसा हथियार लिए खड़ा हो जो उसे एक झटके में मार गिराए, तो वह क्यों अपनी जान जोखिम में डाले? उसके मन में एक सपना था, एक दिन इस दुनिया से निकलकर वापस अपने उच्च साधना जगत में लौटना। अगर यही मर गई तो वह सपना हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ये सुनकर वीर प्रताप के मन में हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने सोचा नहीं था कि उसकी अप्सरा गुरु माँ इतनी मौत से डरती है। लेकिन हाँ, मौत का डर तो इंसानी स्वभाव है, कोई भी इससे अछूता नहीं। फिर भी सवाल वही था, अगर देवता मारने वाला हथियार है तो उसका क्या किया जाए? ऐसे हथियार के सामने देवता स्तर के लोग बेफिक्र होकर नहीं निकल सकते। अगर एक देवता मारा गया तो नुकसान कितना बड़ा होगा? वीर प्रताप खामोश हो गया। यूं शियांगसेन ने फिर बोला, तुम इतना चिंतित मत हो। आमतौर पर ऐसे हथियार बार बार इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अगर कोई झूठा देवता उसे चलाए तो शायद सिर्फ एक बार ही चलेगा। ये सुनकर वीर प्रताप को थोड़ी बेचैनी हुई। उत्तर देश में यूं शियांगसेन के अलावा अब सिर्फ एक ही देवता है, शान्युंग चाओगे। अगर वह हथियार सिर्फ एक बार चले और शान्युंग चाओगे को लगा दे तो उत्तर देश का कितना बड़ा नुकसान। क्या ब्लैक ड्रैगन देश के देवता को बुला ले? लेकिन ब्लैक ड्रैगन का मुख्य काम मिस्टी वर्ल्ड पर नजर रखना और द यू राजवंश पर दबाव बनाए रखना है। उनका देवता इतनी आसानी से नहीं बुलाया जा सकता, और भले ही बुला भी लें, जब तक महान सुम के महल में वह हथियार कहाँ छिपा है पता न चले, कोई देवता भी बेफिक्र नहीं निकलेगा। इस दुनिया में देवता सबसे ऊंची लड़ाकू शक्ति है, एक खोना मतलब बहुत बड़ा घाटा। फिर भी दक्षिण जाना तो तय है। देवता मारने वाले हथियार की वजह से पीछे नहीं हट सकते। वीर प्रताप के मन में ख्याल आया, येल्वनन्यन और सियोवेन्याओ का प्रसव नजदीक है। शायद इस बार सिस्टम कोई ऐसा इनाम दे जो उस रहस्यमयी हथियार का मुकाबला कर सके। लेकिन सारा भरोसा सिस्टम पर नहीं रख सकता। सिस्टम ने अब तक बहुत दिया है, लेकिन अब वीर प्रताप समझ रहा था, अंधाधुंध भरोसा नहीं करना। कभी कभी खुद भी रास्ता निकालना पड़ता है। तभी यू शियांगसेन को जैसे कुछ याद आया। वह बोली, मेरे पास एक उपाय है। वीर प्रताप उत्सुक होकर पूछा, कौन सा उपाय? यू शियांगसेन ने ठंडे स्वर में कहा, रहस्यमय चंद्र महल के वे दोनों बुजुर्ग तुम्हारे पिता से मिले हुए हैं। उनका निशाना मैं हूं, इसलिए अगर मैं खुद सामने आ जाऊं तो वे निश्चित रूप से वह हथियार मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मैं जानबूझकर उनके सामने जाऊंगी, उन्हें हथियार चलाने पर मजबूर करूंगी। जैसे ही वे इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे देवता रक्षक की ताकत से उन छोटे मोटे चमचों से निपटना आसान हो जाएगा। ये सुनकर वीर प्रताप हैरान रह गया। क्या गुरु माँ अब खुद को चारा बनाने को तैयार हैं? अभी तो मौत से इतना डर रही थी। उसने कहा, लेकिन गुरु माँ, अगर वह हथियार आपको लगा दे तो? वह रुक गया, जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। देखना चाहता था कि यू शियांगसेन आगे क्या कहती है। उसे यकीन था ये औरत बिना वजह इतना बड़ा जोखिम नहीं लेगी। जरूर कोई चाल है दिमाग में। और वीर प्रताप का अंदाजा सही था।
यू शियांगसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ महीने पहले सुना था कि तुमने अपनी हर पत्नी और रखेल को एक एक चलने फिरने बोलने वाली गुड़िया दी है। वीर प्रताप की भौहें सिकुड़ गईं। उसे लग गया कि अब क्या कहने वाली है। यू शियांगसेन जारी रखी, ऐसी गुड़िया बनाने की विधि निश्चित रूप से उच्च साधना जगत की होगी। अगर तुम मुझे वह विधि सिखा दो तो मैं ऐसी गुड़िया बना सकती हूँ जिसकी आभा मेरी अपनी जैसी हो, बिल्कुल अलग न पहचानी जाए। वीर प्रताप के मन में हंसी आई। अरे वाह, ये औरत तो उसकी गुड़िया विधि पर नजर गड़ाए बैठी है। उसने कहा, गुरु माँ, मेरे पास जो गुड़िया विधि है वह बहुत बुनियादी है। भले ही आप सीख लें, शायद आपका मनचाहा काम न कर सके। यू शियांगसेन ने उसकी ओर संदेह भरी नजरों से देखा। लगा जैसे शिष्य जानबूझकर टाल रहा है। उसने बिना भाव के कहा, काम करे या न करे पहले सिखाओ, सीखने के बाद खुद पता चल जाएगा। अगर सिखाने को तैयार नहीं तो उस हथियार का सामना खुद करो। वीर प्रताप ने एक पल सोचा, आखिरकार तो वह गुरु घाती बनने वाला है ही। अगर एक दिन यह औरत उसके हाथ लग गई तो क्या फर्क पड़ता है। गुड़िया विधि सिखा देना कोई बड़ी बात नहीं, और अगर सच में उसके हाथों यह विधि काम कर गई जैसा वह चाहती है तो महान सुम के उस रहस्यमय हथियार से डरने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। इस सोच के साथ वीर प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, शिष्य अभी गुरु माँ को गुड़िया विधि सिखाता है। अब सुनो, ये वह रात है जब कमरे की हवा में एक अलग ही जादू घुल गया है। सन्नाटा इतना गहरा कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही है। एक अप्सरा जैसी गुरु माँ और एक शिष्य जो अब गुरु शिष्य की सीमा पार कर एक नई राह पर कदम रखने वाला है। अगले ही पल वीर प्रताप की माथे से एक सुनहरी किरण निकली, सीधी यू शियांगसेन के माथे में जा धंसी। एक झटके में पूरी प्राथमिक गुड़िया विधि उनके मन में समा गई। यू शियांगसेन ने आंखें बंद की, फिर खोलकर बोली, लगता है यह विधि सच में मेरी आभा वाली गुड़िया बना सकती है। लेकिन अफसोस, ये तो सिर्फ प्राथमिक स्तर की है। गुड़िया मेरी आभा तो कॉपी कर लेगी पर मेरी शक्ति नहीं ढो सकेगी। अगर मध्य स्तर या उन्नत गुड़िया विधि होती तो मेरी बनाई गुड़िया झूठे देवता स्तर की ताकत भी रख सकती, फिर वह युद्ध में भी हिस्सा ले सकती। ये कहते हुए यू शियांगसेन की ठंडी नजरें सीधे वीर प्रताप की आंखों में गड़ गईं। वीर प्रताप मन ही मन मुस्कुराया। समझ गया, गुरु माँ सोच रही हैं कि वह कुछ छिपा रहा है। जानबूझकर सिर्फ प्राथमिक विधि दी है, अब वे टेस्ट कर रही हैं, शायद मध्य और उन्नत विधि भी मांग लें। वीर प्रताप ने एक लंबी सांस ली और उदास स्वर में कहा, आह, उस समय मिले अमर पुरुष बहुत कंजूस निकले। मुझे सिर्फ प्राथमिक गुड़िया विधि ही सिखाए। ये सुनकर यू शियांगसेन के चेहरे पर संदेह की लकीरें उभर आईं। उनकी बैंगनी आंखें वीर प्रताप को ऐसे घूर रही थी जैसे सारी अंतरात्मा पड़ ली हो। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। हवा दब गई, दबाव इतना कि सांस लेना मुश्किल। कुछ पल सोचने के बाद यू शियांगसेन बोली, ठीक है, प्राथमिक विधि से काम चलेगा। बस इतना चाहिए कि वे हथियार निकालें। जैसे ही निकालेंगे तुम्हारा देवता रक्षक एक झटके में उसे छीन लेगा। उनका सबसे बड़ा डर यह नहीं था कि दुश्मन हथियार चलेगा, डर था कि महान सुम का राज परिवार उसे कहीं छिपाकर अज्ञात जगह पर इस्तेमाल कर देगा। लेकिन अगर हथियार की जगह पता चल गई तो एक देवता के लिए गैर देवता के हाथ से चीज छीनना बच्चों का खेल है। यू शियांगसेन ने फिर वीर प्रताप के शरीर पर नजर डाली और पूछा, और कुछ? वीर प्रताप बोला, नहीं गुरु माँ, शिष्य अब जाता है। वह मुड़ा चैन विनरोन के कमरे की ओर जाने के इरादे से। रात भर उसके साथ रमने का मन था, लेकिन जैसे ही पलटा शरीर पर एक भारी शक्ति ने जकड़ लिया। हिल नहीं पाया। यू शियांगसेन ने उदासीन स्वर में कहा, जब आए ही हो तो आज रात गुरु माँ के साथ साधना कर लो। वीर प्रताप मन ही मन हंसा। सोचा था ये औरत जाने नहीं देगी, फिर भी उसने कहा, शिष्य समझ गया। उसके स्वर में थोड़ी अनिच्छा झलकी। यू शियांगसेन ने ललचाते हुए कहा, उच्च साधना जगत में गुरु माँ का स्थान बहुत ऊंचा है, महान संप्रदायों में शक्तिशाली। अगर एक दिन मैं इस दुनिया से निकल सकी तो वादा करती हूँ तुम्हें भरपूर साधना संसाधन दूंगी। तुम सच्चे अमर बन जाओगे। इसलिए सोचना मत कि गुरु माँ तुम्हारा फायदा उठा रही है। वीर प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, शिष्य के मन में ऐसा कोई विचार नहीं। गुरु माँ के साथ साधना करके खुशी होती है। यू शियांगसेन बोली, यही अच्छा है, आ जा। उनके बोलते ही वीर प्रताप का शरीर आजाद हुआ।
उसने फौरन वस्त्र उतारे और पलंग की ओर बढ़ा। पलंग पर पहुंचकर वह पद्मासन लगाकर यू शियांगसिन के सामने बैठ गया। आमने सामने। अगले ही पल उसके शरीर में आग सी लग गई। यू शियांगसिन की बैंगनी आंखें और मोहक हो उठी, जैसे कोई जादू फैल रहा हो। कई बार ऐसी साधना करने के बाद वीर प्रताप समझ चुका था यह मोहिनी विधि है। बिना छुए ही मन में कामना जगाती है और फिर ड्रैगन फीनिक्स यिन यांग मंत्र से साधना पूरी होती है। मन में ख्याल आया, यह मोहिनी विधि जू लिंगलोंग वाली से बहुत अलग है। क्या अब हृदय नियंत्रण विधि से जवाबी हमला कर सकता हूं? सोचते ही उसने आध्यात्मिक शक्ति घुमाई। यू शियांगसिन की आंखों में देखते हुए हृदय नियंत्रण विधि चला दी। लेकिन कुछ नहीं हुआ, जैसे समुद्र में एक बूंद पानी गिरा हो। कोई असर नहीं। यू शियांगसिन ने भी महसूस किया कि शिष्य कोई मानसिक विधि चला रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मन ही मन सोचा, कितना भोला है ये शिष्य, क्या नहीं जानता कि मैं कितनी ऊंची अवस्था से गिरी हूं। अभी तो देवता स्तर पर हूं, लेकिन असली अवस्था देवता से कहीं ऊपर की है। मेरी मानसिक शक्ति अब भी उसी स्तर की है। वीर प्रताप, क्या कोई देवता भी मानसिक हमला करे तो मुझे खरोंच भी नहीं आएगी। भले ही उन्होंने कुछ न कहा, लेकिन मन में एक भाव जागा। ये लड़का सच में गुरु घाती है। कुल नाश करने की राह पर मेरे ऊपर मानसिक विधि चलाकर क्या सोच रहा है? मेरे शरीर पर काबू पाकर कोई पशुता करवाना चाहता है क्या? यू शियांगसिन ने मन ही मन जो कुछ देखा था वीर प्रताप और चैन वेनरोंग के बीच, उसकी याद आई। उनके बर्फ जैसे चेहरे पर हल्की लाली छा गई। फौरन उन्होंने मन को शांत किया, आंतरिक उथल पुथल को दबाया। अब सुनो, ये वह पल है जब साधना की रात गहरी हो रही है और दूर एनपिंग शहर में एक औरत का दिल तड़प रहा है, जैसे कोई आग सीने में जल रही हो। यू शियांगसिन के मन में एक शिकायत घुमड़ रही थी। ड्रैगन फीनिक्स यिन यांग मंत्र तो फायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव इतने भारी हैं कि साधना में रुकावट डाल देते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट्स न होते तो शायद वह वीर प्रताप की मदद से अपनी पूरी शक्ति बहुत पहले लौटा लेती। यू शियांगसिन की मानसिक शक्ति के मार्गदर्शन में वीर प्रताप को लगा जैसे वह और गुरुमा एक ही शरीर हो गए हों। हालांकि न कोई स्पर्श था, न वह काम, फिर भी यू शियांगसिन की मानसिक विधि इतनी जीवंत भ्रम जगत रच रही थी कि वीर प्रताप को सच में लग रहा था वह गुरुमा के साथ वह सब कर रहा है। मन ही मन सोचा, इस औरत में थोड़ा तो विवेक बाकी है। पहली साधना में तो भ्रम भी नहीं बनाया था, अब कम से कम समय बीतने में इतनी तकलीफ नहीं होगी। इधर एनपेंग शहर में एक कमरे में अगरबत्ती की मादक खुशबू फैली हुई थी। काली रेशमी पर्दे वाली पोशाक में एक औरत सौंदर्य पलंग पर आधी लेटी हुई थी। पोशाक सरक गई थी, उसकी गोरी चिकनी लंबी टांगे खुली पड़ी थीं। जू लिंगलोंग ने रजाई को सीने से लगाया हुआ था, आंखें नम, होंठ फड़फड़ा रहे थे। वह बड़बड़ा रही थी, मेरे राजकुमार, प्रियतम, मेरे राजकुमार, आपकी दासी। तभी बाहर से एक बेजा आवाज गूंजी, संत एल्डर काओ आ गई हैं। ये सुनते ही जू लिंगलोंग जैसे होश में आए, भौहें सिकुड़ गईं, सीने में गुस्सा उबल पड़ा। फिर भी वह उठी, खुद को संवारा, फिर सभा कक्ष की ओर बढ़ी। कक्ष के द्वार पर पहुंचते ही देखा बीच में एक झुकी हुई, झुर्रियों से भरी बूढ़ी औरत खड़ी थी। जू लिंगलोंग जैसे ही कदम रखकर अंदर आई, बोली, एल्डर काओ, क्या उत्तर देश में सिर्फ मेरे पास कोई महत्वपूर्ण बात करने आई है? ये बूढ़ी औरत काओ शान्या थी, ताइयिन दिव्य संप्रदाय की मुख्य हस्तियों में से एक। उसकी शक्ति झूठे देवता स्तर तक पहुंची हुई थी। वह मुख्यालय से कभी कभार ही बाहर निकलती थी। काओ शान्या ने धीमे स्वर में कहा, संत, बुजुर्गों से सुना है कि तुम्हें शक है उत्तर का राजकुमार ही भाग्य का पुत्र है। ये सुनते ही जू लिंगलोंग का दिल धड़क गया। उसे तुरंत समझ आ गया ताइयिन संप्रदाय की इतनी बड़ी हस्ती उत्तर देश क्यों आई है। सब उस कुत्ते जैसे आदमी के लिए। ये तो मुसीबत हो गई। जू लिंगलोंग ने फौरन कहा, मुझे सिर्फ शक था, लेकिन उसके व्यभिचार देखकर वह शक दूर हो गया। अगर वह सच में भाग्य का पुत्र होता तो इतना कामुक कैसे हो सकता, इतनी औरतें रखकर कैसे जीता। एल्डर काओ अगर उसी के लिए आए हैं तो अफसोस, ये यात्रा व्यर्थ होगी। काओ शान्या मुस्कुराए और बोली, ऐसा भी नहीं है संत, तुम्हारी सोच बहुत संकरी है। किसने कहा कि भाग्य का पुत्र नैतिक रूप से ऊंचा होना चाहिए? और तुम कैसे जानती हो कि उत्तर राजकुमार जो कुछ कर रहा है वह सब दिखावा नहीं? ये सुनकर जू लिंगलोंग की भौहें और सिकुड़ गईं।
उसे यकीन नहीं था कि वीर प्रताप सब कुछ नाटक कर रहा है। वह आदमी तो जन्म से ही कामुक है, हर अंग से कुत्ता साबित होता है, जैसे कोई कुत्ता मजे ले रहा हो। फिर भी भले ही वीर प्रताप से थोड़ा गुस्सा था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि ताइन संप्रदाय उस पर हमला करे। यान काउंटी से भागने के इन महीनों में उसे एहसास हो गया था वह संप्रदाय की जंजीरों से सच में आजाद हो चुकी है। अगर धोखा भी दे देगी तो सिर्फ खून की धारा नहीं बनेगी। और सबसे बड़ी बात, वह उस कुत्ते जैसे आदमी से दूर नहीं रह पा रही थी। शुरू में जाते वक्त कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन दिन ब दिन उसकी याद इतनी तेज होती गई कि अब जीना मुश्किल हो रहा है। बस लौटकर उसके पास जाना चाहती है, उसकी औरत बनकर सेवा करना चाहती है। जू लिंगलोन जानती थी शायद वीर प्रताप की कोई विधि ने उसे ऐसा बना दिया है। मन ही मन समझती थी, लेकिन रोक नहीं पाती। उस कमीने की याद में तड़प रही है। एक राक्षसी संप्रदाय की मोहिनी होने के बावजूद मोहिनी के ही क्षेत्र में हार गई। इससे जू लिंगलोन को बहुत गुस्सा आता था। अब लगता था उस कुत्ते जैसे आदमी की तुलना में वह खुद ज्यादा राक्षसी लगती है। अब सुनो, कहानी यहाँ एक नया मोड़ ले रही है, जहाँ मोह, धोखा और राक्षसी संप्रदाय की चालें एक साथ उलझ रही हैं। दिल थाम लो, क्योंकि अब खेल खतरनाक हो गया है। जू लिंगलोन के मन में एक ही विचार घूम रहा था, किसी भी कीमत पर उस कुत्ते जैसे आदमी को ताइन दिव्य संप्रदाय के हाथों नहीं मरने देगी। अगर वह बलिदान हो गया तो यह जिंदगी जीने का क्या मतलब। इस सोच के साथ वह बोली, एल्डर काउ, मैं यान काउंटी में काफी समय रही हूँ। उत्तर राजकुमार के करीब आए हूँ। उसका स्वभाव मुझे अच्छी तरह मालूम है। मेरी नज़र में उत्तर देश में जो कुछ भी हुआ है उसका उत्तर राजकुमार से कोई लेना देना नहीं। सब कुछ रहस्यमयी चंद्र महल ने पीछे से रचा है। उत्तर राजकुमार तो बस चंद्र महल का मोहरा भर है। ऐसा मोहरा कैसे भाग्य का पुत्र हो सकता है, जैसा हमारे संप्रदाय के हायराक ने भविष्यवाणी की है। काव शान्या ने जू लिंगलोन की बात सुनकर थोड़ा सोचा। उसे शक नहीं था कि जू लिंगलोन ने संप्रदाय से धोखा किया है। संप्रदाय में सब हायराक के नियंत्रण में है। जो धोखा देता है वह आखिरकार खून की धारा बन जाता है। फिर भी काव शान्या हार नहीं मानी। बोली, भले ही उत्तर राजकुमार भाग्य का पुत्र न हो, उसमें कोई खास बात तो जरूर है, वरना चंद्र महल उसे अपना मोहरा क्यों चुनता। संत, तुम्हें एक बात नहीं मालूम, हमने दक्षिण में एक पूरी नगरी का कत्लेआम किया। खून के बलिदान से हायराक की चेतना का एक हिस्सा जाग गया है। अब हायराक को एक शरीर की जरूरत है। सुना है उत्तर राजकुमार की मार्शल प्रतिभा बहुत ऊंची है। इतनी ऊंची प्रतिभा वाला शरीर हायराक के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा। इसलिए भले ही वह भाग्य का पुत्र न हो, हमें किसी भी तरह उसे दक्षिण लाना होगा। जू लिंगलोन कुछ कहने ही वाली थी कि काव शान्या ने फिर बोला, और हायराक को भी उत्तर राजकुमार में बहुत रुचि है। ये सुनते ही जू लिंगलोन का मुंह बंद हो गया। हायराक ने खुद रुचि दिखाई है, अब कोई बात काम नहीं आएगी। मन ही मन सोचा, यह मेरी गलती नहीं। मैंने तो संप्रदाय का ध्यान उस कुत्ते से हटाने की पूरी कोशिश की। अगर किसी को दोष देना है तो उस कुत्ते को, जिसने उत्तर देश में इतना हल्ला मचाया, इतनी हलचल पैदा की। अब हायराक भी उसके शरीर पर नजर गड़ाए बैठा है। फिलहाल काव शान्या के साथ सहयोग का नाटक करना होगा, फिर उत्तर की ओर निकल पड़ना होगा। यान काउंटी पहुंचकर उस कमीने को चेतावनी दे देगी। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ताइन संप्रदाय की संत होने के नाते उसे संप्रदाय की ताकत मालूम थी। अभी देवता स्तर का कोई नहीं है, लेकिन कई ऐसे हैं जिनकी शक्ति देवता के करीब है। जब तक चंद्र महल का देवता उस कुत्ते के साथ हर पल न चिपका रहे, संप्रदाय को मौका मिला तो वह उसे पकड़कर दक्षिण ले जाएगा बलिदान के लिए। तभी जू लिंगलोन ने ठंडे चेहरे से कहा, समझ गई, लेकिन एल्डर काव, सिर्फ आप और मैं मिलकर उत्तर राजकुमार को दक्षिण नहीं ला पाएंगे। चंद्र महल का देवता अभी भी उसके साथ है। मैं यान काउंटी छोड़कर एनपिंग आई थी, क्योंकि उस देवता से पकड़े जाने का डर था। काव शान्या बोली, संत ने खुद कहा न, उत्तर राजकुमार बहुत कामुक है, तो सुंदरता से मोहित क्यों नहीं करती। अगर राजकुमार पर काबू पा लें तो मौका तो निकल ही आएगा। ये सुनकर जू लिंगलोन मन ही मन हंसी। उसने तो पहले ही अपनी मोहिनी विधि से राजकुमार को मोहने की कोशिश की थी, न सिर्फ नाकाम रही, बल्कि अब खुद उससे अलग नहीं हो पा रही। बेशक ये बात कबूल नहीं कर सकती। अगर संप्रदाय को पता चला कि संत ने अपनी पवित्रता खो दी है, तो संत का पद हमेशा के लिए चला जाएगा। उसने तंज भरे स्वर में कहा,
एल्डर काओ, मैं ताइन दिव्य संप्रदाय की संत हूँ। संत होकर उत्तर राजकुमार को मोहित करूँ। अगर हायराक को पता चला तो मेरी क्या इज्जत बचेगी? काओ शान्या बोली, मेरा मतलब यह नहीं कि संत खुद को समर्पित करें। यिन यांग दर्पण का इस्तेमाल करो, फिर मोहिनी विधि से मिलाकर राजकुमार पर काबू पाओ। हायराक को पता चलेगा तो भी ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। काओ शान्या मन ही मन सोच रही थी, हमारे हायराक को अशुद्धि से घोर नफरत है। शरीर और मन दोनों की बेवफाई उसे पसंद नहीं। जू लिंगलोंग अगर सच में राजकुमार को मोहित करेगी तो लौटकर मैं हायराक से कह दूंगी। संत का पद छिन जाएगा। पहले संत रही थी काओ शान्या। जवानी में हायराक के जागने का इंतजार करती रही, लेकिन नहीं जागा। आखिरकार पद छोड़ना पड़ा। अब जू लिंगलोंग को ऊपर चढ़ते देखकर जलती थी। उसे जू लिंगलोंग से छुटकारा चाहिए था। यह मौका सुनहरा था, लेकिन जू लिंगलोंग बहुत चालाक थी, आसानी से नहीं फंसने वाली। काओ शान्या के जोर देने पर जू लिंगलोंग तुरंत समझ गई, ये बुढ़िया उसे फंसाना चाहती है। अब मौका था पलटवार का। अगर पहले होती तो काओ शान्या से लड़ना मुश्किल होता। वह पूर्व संत है, अब मुख्य एल्डर। जू लिंगलोंग संत है, नाम का पद ऊंचा, लेकिन एल्डर उसकी नहीं सुनते। वे संप्रदाय से धोखा नहीं देते, बस एक लड़की की बात नहीं मानते। संत क्या चीज, हायराक की खिलौना भर, पूरे संप्रदाय को चलाने का हक नहीं। जू लिंगलोंग ने सोचा, चूंकि यह बुढ़िया मुझे फंसाना चाहती है तो मैं राजकुमार के पास चली जाऊंगी। वैसे भी मैं अब राजकुमार की औरत हूं। संप्रदाय के मुख्य एल्डर को यान काउंटी ले जाना बड़ा कारनामा होगा। ताइन दिव्य संप्रदाय राक्षसी संप्रदायों का सरदार है, एक मुख्य एल्डर कितना बड़ा है। इस सोच के साथ बोली, समझ गई। एल्डर काओ कल हमारे साथ उत्तर चलेंगी। मैं अपना रूप बदलकर राजकुमार के पास दूसरा रास्ता अपनाऊंगी। जू लिंगलोंग के हाँ कहते ही काओ शान्या एक पल के लिए ठिठकी। फिर मन में खुशी की लहर दौड़ी। जू लिंगलोंग अभी भी बहुत छोटी है, मूर्ख। बस राजकुमार को दक्षिण ले आए, फिर हायराक से रिपोर्ट कर दूंगी। तब संत का पद सूखी लाश में बदल जाएगा। काओ शान्या के चेहरे पर क्रूर मुस्कान फैल गई। उत्तर देश। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। यू शियांगसेन ने गुड़िया विधि पूरी तरह सीख ली। रहस्यमय चंद्र महल में आत्मा की लकड़ी की कमी नहीं। जल्द ही उसने एक गुड़िया बना ली। गुड़िया बनने की खबर सुनते ही वीर प्रताप यनरॉन प्रांगण की ओर दौड़ा। देखना था कि क्या ये गुड़िया गुरु माँ की आभा कॉपी कर पाए है। प्रांगण में घुसते ही उसकी नजर बीच में खड़ी गुड़िया पर ठहर गई। अभी भी पूरी तरह लकड़ी की थी, यूं शियांगसेन जैसी दिखती भी नहीं। उसने तो रूप ही नहीं बनाया था। वीर प्रताप ने पूछा, गुरु माँ क्या इस गुड़िया से कोई धोखा खा जाएगा? यूं शियांगसेन ने ठंडे स्वर में कहा, जल्दी क्या है, अभी तो गुड़िया का शोधन शुरू भी नहीं हुआ। ये कहते हुए उसने उंगली उठाई। अगले ही पल उसकी उंगली से एक बूंद ताजा खून निकली, सीधी गुड़िया के माथे पर जा गिरी, शरीर में समा गई। फिर यू शियांगसेन ने आध्यात्मिक शक्ति बहाई। अगले पल पूरी लकड़ी की मूर्ति सफेद आध्यात्मिक ऊर्जा में लिपट गई। लगभग घड़ी भर बाद सफेद ऊर्जा धीरे धीरे गायब हुई। ऊर्जा हटते ही गुड़िया फिर नजर आई। वीर प्रताप देखकर ठिठक गया। गुड़िया अब इतनी जीवंत थी कि असली इंसान से मुश्किल से अलग पहचानी जा सके। हैरान होकर सोचा, ये तो पहले लकड़ी की मूर्ति थी, अब इतनी सजीव कैसे? ये गुड़िया विधि है या क्लोन बनाने की विधि? क्या यू शियांगसेन धोखा दे रही है? उसने तो विधि सीखी थी, सिस्टम ने सीधे दिमाग में भर दी थी। फिर उसकी गुड़िया अभी भी लकड़ी की क्यों है, जबकि यू शियांगसेन की असली जैसी? यू शियांगसेन ने वीर प्रताप को स्तब्ध देखकर मन ही मन गर्व महसूस किया। ये शैतान शिष्य ने सोचा नहीं होगा कि गुरु माँ इतनी उन्नत ढंग से विधि इस्तेमाल कर सकती है। उसके पास उन्नत विधियां हैं, लेकिन अगर ठीक से इस्तेमाल न कर सके तो क्या फायदा? असली अमर तो गुरु माँ ही है जो इन विधियों का सही इस्तेमाल कर सकती है। वीर प्रताप होश में आया तो पूछा, गुरु माँ आपने जो किया वह गुड़िया विधि ही थी न? मेरी विधि से तो बिल्कुल अलग क्यों लग रही है? यू शियांगसेन ने तंज कसा। तुम इसे गुड़िया विधि कहते हो? तुम अभी देवता स्तर तक भी नहीं पहुंचे, इतनी उन्नत विधि कैसे साध सकोगे? अमर जगत में देवता स्तर तो साधना की शुरुआत भर है। यू शियांगसेन की नजर में वीर प्रताप ने अभी साधना का द्वार भी नहीं खटखटाया। ऐसी विधि पूरी तरह कैसे दिखा सकता है? ये सुनकर वीर प्रताप को कुछ समझ आया। समस्या विधि में नहीं, उसकी अपनी अवस्था कम है। शरीर में आध्यात्मिक शक्ति कम है, इसलिए विधि पूरी नहीं हो पाती।
कोई बात नहीं, जैसे ही कई बड़े राजवंश एक करूंगा, देवता बन जाऊंगा, तब सच्ची साधना की राह खुलेगी। तभी यू शियांगसियन बोली, अब गुरु माँ के पास गुड़िया है। महान सिया के उस रहस्यमय हथियार की चिंता छोड़ दो। वीर प्रताप बोला, सच है, बस ये पता नहीं कि यह गुड़िया उन्हें सच में धोखा दे पाएगी या नहीं। ये कहते हुए वह गुड़िया के पास गया, हाथ बढ़ाकर सीधे उसके चेहरे को छू लिया। यू शियांगसियन की सुंदर आंखें उठी, ठंडे खूबसूरत चेहरे पर नाराजगी की लकीर उभर आई। गुड़िया तो उस जैसी दिख रही है। ये शैतान शिष्य ने सीधे उसके चेहरे को छुआ। ओह नहीं, गुड़िया का चेहरा। यू शियांगसियन कुछ कहने ही वाली थी कि वीर प्रताप का हाथ गुड़िया की गर्दन के नीचे चला गया। बोला, सच में बहुत जीवंत है, लेकिन स्पर्श अलग है, बिल्कुल लकड़ी जैसा, बहुत सख्त। इस बार यू शियांगसियन का सब्र टूट गया। गुस्से से चिल्लाए, अरे शैतान, क्या कर रहे हो तुम? अब सुनो, ये वह पल है जब महल में खुशी की लहर दौड़ रही है। बाहर बादल छंटे हैं, सूरज की किरणें सीधी कमरों में झांक रही हैं, और दो माओं के सीने में नई जिंदगी की धड़कनें गूंज रही हैं। यू शियांगसियन की गुस्से भरी आवाज सुनते ही वीर प्रताप ने फौरन हाथ हटा लिया, गुड़िया के शरीर से दूर। फिर मासूमियत भरे चेहरे से ऊपर देखकर बोला, गुरु माँ अचानक गुस्सा क्यों हो गईं? उस मासूम नजरों को देखकर यू शियांगसियन के मन में बिना नाम का गुस्सा उबल पड़ा। उनके ठंडे खूबसूरत चेहरे पर हल्की लाली छा गई। बोली, भले ही यह सिर्फ गुड़िया है, लेकिन इसका शरीर मेरे जैसा ही है। तुम इधर उधर छूकर क्या इरादा रखते हो? वीर प्रताप हंसा और बोला, गुरु माँ इतनी संवेदनशील क्यों हो रही है? आखिर ये तो गुड़िया है। ये गुड़िया तो दुश्मनों को लुभाने के लिए बनाई गई है। अगर दुश्मन इसे छू सकता है तो शिष्य क्यों नहीं छू सकता? ये टेढ़ी टेढ़ी बात सुनकर यू शियांगसियन की भौहें सिकुड़ गईं। बात तो सही है, लेकिन मन में लग रहा था कि यह शैतान शिष्य उनकी पवित्रता को ठेस पहुंचा रहा है। उन्होंने ठंडी सांस ली और बोली, ठीक है, अब जाओ, अपनी मर्जी करो। दक्षिण जाने का वक्त आएगा तो मुझे बता देना। मैं रहस्यमय चंद्र महल के शिष्यों को इकट्ठा करके तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनते ही वीर प्रताप के होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक दासी हाफती कांपती यनरॉन प्रांगण में दौड़ती आई। बोली, राजकुमार, येल्व नन्यन और सीओ वेन्याओ दोनों प्रसव के करीब हैं। वीर प्रताप ने यू शियांगसियन की ओर देखा और बोला, शिष्य अब गुरु माँ को और परेशान नहीं करेगा। ये कहते ही वह मुड़ा और स्प्रिंग साउंड प्रांगण की ओर तेज कदमों से बढ़ा। स्प्रिंग साउंड प्रांगण में घुसते ही देखा, सारी पत्नियां येल्व नन्यन और सीओ वेन्याओ के कमरों के बाहर जमा हैं। चिंता और उत्सुकता से भरे चेहरे। उसे देखते ही सबने रास्ता बना दिया। छू युकन ने आगे बढ़कर कहा, चेन एर, पहले नन्यन के कमरे में जाओ, वह अब और नहीं संभाल पा रही। छू युकन की बात मानकर वीर प्रताप फौरन येल्व नन्यन के कमरे में दाखिल हुआ। वहां नन्यन पसीने से तरबतर थी, चेहरा पीला पड़ गया था, दर्द से कराह रही थी। वीर प्रताप ने तुरंत उसके पास जाकर हाथ थामा, पुनरुद्धार विधि चला दी, आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर में बहा दी। जल्द ही नन्यन के चेहरे पर रंग लौट आया। ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया, पड़ोस में दूसरी भी इंतजार कर रही थी। सीधे बोला, मेरी प्रिय, तैयार हो जाओ। येल्व नन्यन ने धीमे से हम कहा। वीर प्रताप ने आध्यात्मिक शक्ति से बच्चे को घेर लिया। अगले ही पल बच्चा आसानी से बाहर आ गया। कमरे में नवजात की रोने की आवाज गूंज उठी। दायों और दासियों ने बच्चे को साफ किया और वीर प्रताप के हाथों में सौंप दिया। बधाई हो राजकुमार, पुत्र हुआ है। वीर प्रताप ने बच्चे को गोद में लिया। पुनरुद्धार विधि से उसका शरीर संतुलित किया। धीरे धीरे रोना बंद हो गया। फिर बच्चे को नन्यन के पास लिटा दिया। नन्यन भी अब ठीक हो चुकी थी। धीरे से उठ बैठी। बगल में बच्चे को देखकर उसके चेहरे पर ममता भरी मुस्कान फैल गई। जिस बच्चे की वह इतनी तड़प रही थी, वह आखिरकार आ गया। अब वो सारे कपड़े जो उसने सिल कर रखे थे सब काम आएंगे। अचानक नन्यन को कुछ याद आया। उसने ऊपर देखा और बोली, राजकुमार, यायो भी अब प्रसव पर है। जल्दी जाओ पड़ोस वाले कमरे में। मैं लगभग ठीक हो गई हूँ। वीर प्रताप की पुनरुद्धार विधि अब इतनी निपुण हो चुकी थी कि गंभीर चोट न हो तो कोई भी जल्दी ठीक हो जाता। नन्यन अभी पूरी तरह पुरानी वाली नहीं हुई थी, लेकिन चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं। वीर प्रताप ने उसके बिखरे बालों पर हाथ फेरा, फिर गाल पर चूम लिया और बोला,
बहुत मेहनत की तुमने मेरी प्रिय, मैं जल्दी लौटता हूँ। फिर वह यल्व नन्यन के कमरे से निकला। सिस्टम ने क्या इनाम दिया ये चेक करने का मौका भी नहीं मिला, सीधा सीओ वेन्याओ के कमरे की ओर बढ़ा। सीओ वेन्याओ की हालत नन्यन से कहीं बेहतर थी। वह शांत लेटी हुई थी, चेहरा सपाट, जैसे कुछ पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। पेट में एक पल दर्द हुआ था, फिर सब शांत। वह बहुत शांत थी। वीर प्रताप को देखते ही सीओ वेन्याओ ने हल्का सा हिलकर कहा, दासी राजकुमार को प्रणाम करती है। भले ही वह वीर प्रताप की संतान से गर्भवती थी, फिर भी खुद को दासी ही मानती थी। वह मानती थी कि स्काई वुल्फ राजा के कबीले से वीर प्रताप ने उसे ले लिया था, इसलिए चाहे उसका दर्जा कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उसके सामने हमेशा विनम्र रहना चाहिए। वीर प्रताप ने जल्दी से उसके पास जाकर उसे थामा, मुस्कुराकर बोला, बच्चे का जन्म होने वाला है और अभी भी इतनी औपचारिकता। सीओ वेन्याओ ने उत्सुक होकर पूछा, क्या नन्यन ने जन्म दे दिया? पड़ोस से हल्की रोने की आवाज आई थी, वह समझ गई थी। वीर प्रताप बोला, हाँ दे दिया, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर सीओ वेन्याओ ठिठकी, फिर बोली, लेकिन मेरे पेट में तो कोई हलचल नहीं लग रही। वीर प्रताप ने उसका माथा सहलाया और बोला, अभी हलचल होगी। ये कहते हुए उसने सीओ वेन्याओ की कलाई पकड़ी, आध्यात्मिक शक्ति बहानी शुरू की। थोड़ी देर बाद सीओ वेन्याओ को शरीर में अजीब सी सनसनी हुई, पेट में हलचल महसूस हुई। वह सोच रही थी कि अब वही दर्द आएगा जो पहले आया था, लेकिन अचानक उसका पूरा शरीर बहुत हल्का हो गया, बेहद सुकून महसूस हुआ। अब सुनो, ये वह पल है जब महल में नई जिंदगी की पहली किलकारी गूंज उठी। कमरे में रोने की आवाज फैली, जैसे कोई छोटा सा सूरज अचानक चमक उठा हो। सीओ वेन्याओ एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी माँ जैसी प्रवृत्ति चीख पड़ी, यह उसका बच्चा है। लेकिन अभी तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ था, बच्चा ऐसे ही बाहर आ गया। धीरे धीरे उसने शरीर हिलाया, नीचे देखा तो पेट का उभार गायब, पूरी तरह सपाट। मन ही मन सोचा, राजकुमार के महल की औरतें गलत नहीं कहती थीं। यहाँ प्रसव इतना आसान होता है। घास के मैदानों में लोग कहते थे कि बच्चा पैदा करते वक्त आधी जान निकल जाती है। हमेशा थोड़ा डर लगता था, लेकिन अब बस ऐसे ही हो गया। वीर प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, याओ आज से तुम भी माँ हो गई, अब पहले जैसी शरारतें नहीं चलेगी। सीओ वेन्याओ अभी भी वैसी ही थी जैसे आज की कुछ युवतियां जो बच्चे के लिए तैयार नहीं होती, फिर भी बच्चा आ जाता है। अभी उसका मन खेल कूद में अटका था। ऐसी औरतें बच्चों की देखभाल नहीं जानती, जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता, जैसे यल्व नन्यन जैसी परिपक्व औरतों में होता है। वीर प्रताप की याद दिलाने पर सीओ वेन्याओ ने लज्जा से लाल होकर कहा, दासी समझ गई, जल्द ही दाई बच्चे को ले आए। ये भी पुत्र था। वीर प्रताप ने थोड़ा सोचा, फिर नाम रख दिया। सीओ वेन्याओ के साथ कुछ देर रहकर वही यल्व नन्यन के कमरे में लौटा। पहले इतनी जल्दी निकला था कि बच्चे का नाम भी नहीं रख पाया था। यल्व नन्यन के साथ आधा घंटा बिताया, फिर सीधा अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ा। अब सिस्टम ने क्या इनाम दिया ये देखना था। कक्ष में घुसते ही बिना वक्त गंवाए सिस्टम खोला। बधाई हो मेजबान, पुत्र प्राप्ति पर इनाम ताइचू दिव्य महल। बधाई हो मेजबान, पुत्र प्राप्ति पर इनाम सूर्यास्त तलवार संप्रदाय। हम वीर प्रताप एक पल के लिए ठिठका, इतना सीधा, लेकिन जल्द ही समझ आया दोनों के नाम पर क्लिक करने लायक दूसरा पेज भी है। तुरंत ताइचू दिव्य महल पर क्लिक किया। ताइचू दिव्य महल दक्षिण पूर्व सागर में ताइचू द्वीप पर स्थित। शासन में 60 लाख लोग, एक स्वर्गीय मानव अवस्था का शक्तिशाली योद्धा, 6 झूठे देवता, असंख्य महागुरु और गुरु। वीर प्रताप स्तब्ध रह गया। इस बार का इनाम बहुत भयंकर था। एक स्वर्गीय मानव, 6 झूठे देवता, और यह सिर्फ एक इनाम था। फौरन बाहर आया, सूर्यास्त तलवार संप्रदाय खोला। सूर्यास्त तलवार संप्रदाय दक्षिण पूर्व तट पर सूर्यास्त द्वीप पर स्थित। शासन में 70 लाख लोग, एक स्वर्गीय मानव अवस्था का शक्तिशाली योद्धा, 8 झूठे देवता, असंख्य महागुरु और गुरु। दोनों की जानकारी पढ़कर वीर प्रताप के मन में ख्याल आया, अब और छिपने की क्या जरूरत। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, मेजबान ताइचू दिव्य महल और सूर्यास्त तलवार संप्रदाय को एक आदेश दे सकता है। वीर प्रताप ने तुरंत कहा, दोनों से कहो तुरंत इस राजकुमार से संपर्क करें। उसने कभी ताइचू दिव्य महल या सूर्यास्त तलवार संप्रदाय का नाम नहीं सुना था।
दक्षिण पूर्व सागर में है, महान सिया राजवंश से बहुत दूर। जल्दी नहीं आ पाएंगे, पहले संपर्क तो हो जाए। सूर्यास्त तलवार संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख और ताइचू दिव्य महल के दिव्य स्वामी ने मेजबान का आदेश प्राप्त किया है। वे महान सिया राजवंश की ओर लोग भेज रहे हैं। इस पल वीर प्रताप को एहसास हुआ, इस दुनिया में देवता उतने दुर्लभ नहीं जितना लोग सोचते हैं। वे बस कुछ कोनों में छिपे रहते हैं, इसलिए कम लोग जानते हैं। सोचने लगा, ये देवता इतना छिप क्यों रहते हैं। अब उसके पास 2 और स्वर्गीय मानव जुड़ गए। महान सिया राजवंश को जीतना अब बहुत मुश्किल नहीं। लेकिन अचानक मन में एक चिंता जागी। सिस्टम से कई देवता मिले हैं, क्या दूसरे राजवंशों के पास भी देवता हैं? बड़े राजवंशों पर चढ़ाई करते वक्त देवताओं का विरोध हो सकता है। ये सोचकर वीर प्रताप ने माथा मल लिया। अभी इसकी चिंता नहीं, पहले महान सिया का सम्राट बनना है। सियो वेन्याओ और यल्वनन्यन के बच्चों के जन्म के साथ ही उत्तर देश की महान सिया पर चढ़ाई शुरू हो गई। इस बार वीर प्रताप ने 3 बड़ी सेनाएं दक्षिण भेजने का फैसला किया। एक शान्युंग चैन के नेतृत्व में सीधे दक्षिण, पहले ची देश पर कब्जा, फिर आगे। दूसरी म्यू चैंगशन के नेतृत्व में महान वू राजवंश के यूपिंग काउंटी से होकर हेंग काउंटी में घुसना, लुई के गढ़ को सीधे उखाड़ फेंकना। तीसरी वे सियुंग की नौसेना, समुद्र के रास्ते दक्षिण समुद्री तट से हमला। और सोंग जुएलन व डोंगमन फयू की 2 लाख की सेना उत्तर देश में ही रहकर डा यू और महान वू राजवंश पर नजर रखेगी। पीछे की सुरक्षा उतनी ही जरूरी थी। वीर प्रताप नहीं चाहता था कि दक्षिण से लौटे तो पता चले पत्नियां और बच्चे दुश्मन के हाथों में हैं। उसी समय ब्लैक ड्रैगन देश को आदेश दिया, उत्तर देश दक्षिण जा रहा है, तुम डा यू पर भारी दबाव बनाओ। उन्हें उत्तर देश पर हमला करने का मौका मत दो। उत्तर में सेनाओं की हलचल जल्द ही सम्राट सुम की नजर में आ गई। उन्होंने भी तैयारी शुरू की। पहले 2 लाख सैनिक उत्तर भेजे वीर प्रताप की दक्षिण चढ़ाई रोकने के लिए। दूसरी ओर लुई के खिलाफ पश्चिम में भारी घुड़सवार भेजे। अब सुनो, कहानी का यह मोड़ ऐसा है जहां राजसी जाल और युद्ध की आग एक साथ भड़क रही है। उत्तर देश से सेनाएं दक्षिण की ओर बढ़ रही हैं और दूर दूर तक राजधानी की हवा में घबराहट फैल गई है। लेकिन हर राजा के मन में एक अलग चाल चल रही है। उत्तर का राजकुमार वीर प्रताप अब चुप नहीं बैठ सकता था। समय आ गया था लुई नाम के इस मोहरे को हटाने का। सम्राट सुम ने जानबूझकर लुई को ताक बढ़ाने दी थी, ताकि उत्तर के लोग यही मान ले कि महान सिया का अंत नजदीक है। वीर प्रताप दक्षिण आएगा, सिंहासन पर दावा करेगा, और लुई की बगावत। सम्राट ने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। वो तो बस एक मोहरा था जिसे जरूरत पड़ने पर कुचल दिया जाएगा। दूसरी ओर डा यू राजवंश, महल का रानी का शयन कक्ष। रानी ने लाल फीनिक्स वस्त्र पहना था, सिर पर फीनिक्स मुकुट चमक रहा था। उत्तर देश की युद्ध तैयारियों की खबर सुनते ही उसके मन में एक चमक उभरी। मौका आ गया। डा यू को अभी तक उत्तर देश का रहस्यमयी हथियार नहीं मिला था। लेकिन अगर वीर प्रताप अपनी सेना लेकर दक्षिण चला गया तो उत्तर में रक्षा कमजोर पड़ जाएगी। थोड़ी बहुत सेना रह भी जाए तो क्या कर लेगी। महान सिया राजवंश भले ही ढहने के कगार पर लगे, लेकिन किसी राजवंश की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। उसे आसानी से उखाड़ना मुश्किल है। रानी को सम्राट सुम पर पूरा भरोसा था, वह वीर प्रताप को रोक लेगा। दक्षिण में सेनाएं लगातार भेजता रहेगा, उत्तर कमजोर होता जाएगा। रानी के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। हाथ में पकड़ी खबर को देखते हुए बोली मन ही मन, बहुत दिनों बाद मुस्कुराए है। अपनी सखी को उत्तर देश भेजे हुए भी बहुत वक्त हो गया था। मुरोंगजू अब तक वीर प्रताप पर काबू नहीं कर पाए। चंद्र महल का देवता भी उत्तर चला गया। रानी को शक था उसकी सुंदरता की चाल पूरी तरह नाकाम हो गई, या फिर सखी ने ही धोखा दे दिया। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस बार वीर प्रताप दक्षिण चला गया तो डा यू उत्तर देश के कुछ महत्वपूर्ण शहर हड़प सकता है। शायद राजकुमार की सेना के हाथ से ही वह रहस्यमयी हथियार छीन लिया जाए। रानी इसी सोच में डूबी थी कि अचानक एक महिला रक्षक शयन कक्ष में दाखिल हुई। लाल पर्दों के बाहर घुटनों पर बैठकर बोली, महारानी, ब्लैक ड्रैगन देश हरकत में आ गया है। ये सुनते ही रानी की मुस्कान जम गई। हाथ हिलाया, रक्षक के हाथ से खबर उड़कर लाल पर्दों से गुजरकर सीधे रानी की हथेली में आ गई। खबर पढ़ी, भौहें सिकुड़ी, शरीर से हत्या की लहरें निकलने लगीं। अंदर बाहर की दासियां उस हत्या की आभा से कांप उठीं। सब घुटनों पर गिर पड़ी।
कुछ देर बाद रानी ने ठंडे स्वर में कहा, ब्लैक ड्रैगन देश को समय चुनना बहुत अच्छे से आता है। ब्लैक ड्रैगन छोटा राजवंश है, लेकिन DU के लिए बहुत बड़ा खतरा। उनकी सेना अभेद्य है, एक सैनिक 10 पर भारी पड़ता है। रानी ने सोचा था उत्तर राजकुमार दक्षिण जाएगा तो उत्तर पर चुपके से हमला कर देगी, लेकिन अब उत्तर पश्चिम से ब्लैक ड्रैगन दांत दिखा रहा है। लापरवाही बरतना खतरनाक होगा। अगर ब्लैक ड्रैगन पूरी ताकत से हमला कर दे और साथ में बर्बर कबीले भी दक्षिण की ओर बढ़ाएं, तो DU 2 मोर्चों पर फंस जाएगा। तब तबाही तय। फिर भी पूरी सेना तो नहीं भेज सकती, लेकिन उत्तर देश में कोई हलचल करवाना संभव है। रानी ने पूछा, जनवान की हाल की कोई खबर? रक्षक बोली, वो राजकुमारी उत्तर राजकुमार के महल में ही रहती हैं, बाहर कम निकलती हैं। रानी ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, बाद में मैं एक पत्र लिखूंगी। कोई रास्ता निकालो वह पत्र उस तक पहुंच जाए। वीर प्रताप उत्तर देश छोड़कर दक्षिण जाएगा तो चंद्र महल का देवता भी उसके साथ जाएगा। उत्तर में कोई बड़ा योद्धा नहीं बचेगा। रानी को हाल ही में खबर मिली थी, उसकी प्यारी सखी महागुरु अवस्था में पहुंच गई है और उसके साथ एक महागुरु रक्षक भी भेजा गया था। 2 महागुरु उत्तर में हैं, काफी हलचल मचा सकते हैं, जैसे हथियार के नक्शे चुरा लें या राजकुमार की पत्नियों और रखेलों को पकड़कर DU ले आए। अब सुनो, ये वह रात है जब यान काउंटी के उत्तर राजकुमार महल में चांदनी भी शर्मा रही है। अध्ययन कक्ष में दीपक की लौ थरथरा रही है और वीर प्रताप के सामने हजारों सैन्य दस्तावेज बिखरे पड़े हैं। युद्ध का ढोल बज चुका है। हर दिन इतने कागज देखने पड़ते हैं कि नींद भी हराम हो जाती है। ज्यादातर काम तो जूझ जोंगवैंग संभाल लेता है, लेकिन सैन्य मामलों में वीर प्रताप खुद आंखें फाड़कर देखता है। पूरे सैन्य अधिकार उसके हाथ में है, एक भी कागज बिना पढ़े नहीं छोड़ सकता। तभी बाहर से दासी की आवाज आई, राजकुमार लियांग जोंग से मिलना चाहते हैं। वीर प्रताप बिना सिर उठाए बोला, आने दो। दरवाजा खुला। लियांग जोंग अंदर आया, झुककर बोला, राजकुमार को प्रणाम। वीर प्रताप अभी भी कागज में डूबा था। उदासीन स्वर में पूछा, क्या बात है? लियांग जोंग बोला, क्राउन प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट यान काउंटी लौट आई हैं, साथ में बहुत से शक्तिशाली लोग लाई हैं। ये सुनते ही वीर प्रताप चौंक गया, सिर उठाया, लियांग जोंग को देखा। लू महल में आई हैं। लियांग जोंग ने सिर हिलाया, नहीं हुजूर, क्राउन प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट की पहचान छोड़कर नई पहचान में आई हैं। रास्ते में हेंग काउंटी जाते वक्त पहाड़ी लुटेरों से मुठभेड़ का नाटक किया। क्राउन प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट मर गई और नई पहचान लेकर यान काउंटी पहुंच गई। वीर प्रताप एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। नई पहचान? यह मोहिनी क्या चाल चल रही है? क्या क्राउन प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट का दर्जा इतना संवेदनशील लगने लगा कि छोड़कर अपनी औरत बनकर लौटना चाहती है? थोड़ा सोचकर बोला, उस पर नजर रखो। ताइन दिव्य संप्रदाय कोई हरकत करे तो तुरंत मुझे बताना। जी हुजूर। लियांग जोंग चला गया, लेकिन देर नहीं लगी, फिर लौट आया। वीर प्रताप ने भौहें चढ़ाकर पूछा, लियांग जोंग फिर क्यों? लियांग जोंग ने फौरन कहा, राजकुमार, एक ब्रोकेड गार्ड को क्राउन प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट ने पकड़ लिया। उसके जरिए आपके लिए संदेश भेजा है। वीर प्रताप उत्सुक हो गया। क्या संदेश? लियांग जोंग बोला, वह जानती है कि आप उन पर नजर रख रहे हैं। अब कोई बहुत जरूरी बात बतानी है, आपसे मिलना चाहती हैं। वीर प्रताप ने सोचा, ताइन संप्रदाय की संत है, ब्रोकेड गार्ड्स की निगरानी से अनजान कैसे रहती, लेकिन अब तक चुप रही। अब यान काउंटी लौटकर संप्रदाय की बात बताना चाहती है। मौका अच्छा है। उसने कमर से एक जेड पेंडेंट उतारा, लियांग जोंग की ओर फेंका। ये पेंडेंट उस सैनिक को दे दो, कहना आज रात उत्तर राजकुमार महल के अध्ययन कक्ष में आकर मिल सकती हैं। लियांग जोंग ने पेंडेंट पकड़ा, बोला, जी हुजूर, अभी जाता हूँ। वह चला गया। वीर प्रताप मन ही मन मुस्कुराया। महीनों बाहर भटकने के बाद अब यह मोहिनी सह नहीं पा रही, लेकिन सिर्फ मोह की वजह से नहीं आई होगी। जरूर ताइन संप्रदाय कोई चाल चल रहा है। खैर, मिलकर पता चल जाएगा। उसने फिर से कागजों में ध्यान लगाया, इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बाहर से दासी की आवाज आई, राजकुमार, मिस जू मिलना चाहती हैं। वीर प्रताप मुस्कुराया। क्राउन प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट का दर्जा छोड़ दिया, अब मिस जू अंदर आने दो। दरवाजा खुला। जू लिंगलोंग अंदर आए। आज उसने बैंगनी तन पोशाक पहनी थी, शरीर पर चिपकी हुई हर मोड़ उभारती हुई।
पोशाक छोटी लंबी गोरी टांगे खुली दिख रही थीं। पूरा व्यक्तित्व मोहक कामुक जैसे कोई राक्षसी अप्सरा चलती फिरती हो। वीर प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो दक्षिण ई से मिलने गई थी, फिर लौट क्यों आई? जू लिंगलोंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मेज पर बिखरे कागजों को देखा, फिर चालाक मुस्कान के साथ बोली, सोचा नहीं था कि यान काउंटी छोड़कर कुछ महीने बाद राजकुमार इतने बदल जाएंगे। अब सारा ध्यान राजकाज पर। वीर प्रताप हंसा, तुम्हें मेरे बारे में गलतफहमी है। मैं हमेशा से कर्तव्यनिष्ठ रहा हूं। पहले भी था, अब भी हूं। जू लिंगलोंग ने तंज कसा, ओह, मतलब राजकुमार बिल्कुल नहीं बदले? ये तो मानना मुश्किल है। चलो मैं अच्छे से जांच लूं सच में नहीं बदले हो या नहीं। ये कहते ही उसने मोहिनी विधि चला दी। भले ही वह जानती थी कि राजकुमार पर असर नहीं होगा, लेकिन ये बस बहाना था उसे लुभाने का। वीर प्रताप उठा, सीधे उसके पास आया, बोला, ठीक है, जितना चाहो जांच लो। उसने हाथ बढ़ाकर जू लिंगलोंग को अपनी बाहों में खींच लिया, फिर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। जू लिंगलोंग के सीने में बिजली सी कौंध गई। महीनों बाद फिर वही एहसास, वीर प्रताप के होठों का स्पर्श। वह विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि बहुत उत्तेजित हो गई। नाजुक बाहें उठाकर वीर प्रताप के गले में डाल दी। किस करते करते उसके वस्त्र खोलने लगी। वीर प्रताप ने उसे चूमते हुए अध्ययन कक्ष के बगल वाले विश्राम कक्ष में धकेला। कुछ देर बाद दोनों बिस्तर पर थे। वीर प्रताप ने उसे नीचे धकेला। ऊपर से देखा, जू लिंगलोंग का चेहरा लाल था, आंखें मदमस्त, पूरा चेहरा मोहक। धीमी कामुक आवाज में बड़बड़ाए, आज रात मैं तुम्हारी दासी हूं, जो चाहो कर सकते हो। ये देखकर वीर प्रताप का मन उमड़ पड़ा। फिर झुककर उसके होठों पर कब्जा कर लिया। फिर महीनों भागी हुई मोहिनी को अच्छी तरह सबक सिखाया। जू लिंगलोंग को एहसास हुआ वो राक्षसी संप्रदाय की मोहिनी है। मन की इच्छाओं को दबाना नहीं, उन्हें जीना है। अब उसकी इच्छा है वीर प्रताप की दासी बनना, उसके हाथों लुट जाना। विरोध क्यों, बस इस आदमी के साथ रहना है। और यह उसके गॉडेस स्किल के लिए भी अच्छा मौका है, पुरुष ऊर्जा से स्त्री ऊर्जा बढ़ाना। इसलिए वह पूरी तरह उत्सुक हो गई, लेकिन वीर प्रताप के सामने जल्दी हार गई। सुबह की पहली किरण कमरे में आई, तब वीर प्रताप ने जू लिंगलोंग को अपनी बाहों में भरा हुआ था। हंसकर बोला, मोहिनी, अब पता चला न, मैं बिल्कुल नहीं बदला। जू लिंगलोंग हल्के से हंसी, हाँ, राजकुमार सच में नहीं बदले। वीर प्रताप पलटा, उसका चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखों में देखकर बोला, अब बताओ इस बार लौटकर क्या करने आए हो? जू लिंगलोंग मुस्कुराए, बोली, राजकुमार ने कल रात मुझे थका दिया, अब पूछ रहे हो क्यों आए हूं, ये तो राजकुमार जानते ही हैं। ये कहते हुए उसने नाजुक उंगली से वीर प्रताप की चौड़ी छाती पर गोले बनाने शुरू किए। वीर प्रताप हंसा, बोला, लगता है सबक अभी नहीं सीखा। वो फिर पलटने ही वाला था कि जू लिंगलोंग ने फौरन कहा, हायराक जाग गया है, वह तुम्हारा शरीर चाहता है। ये सुनकर वीर प्रताप चौंक गया। होश में आकर बोला, आगे बोलो। जू लिंगलोंग ने जारी रखा, ताइयन संप्रदाय ने दक्षिण में एक पूरी नगरी का कत्लेआम किया, खून का बलिदान देकर हायराक की चेतना जगा दी। अब उसे एक सही शरीर चाहिए। संप्रदाय के बुजुर्ग मानते हैं कि तुम भाग्य के पुत्र हो। तुम्हारा शरीर हायराक के लिए बिल्कुल सही है। भले ही भाग्य का पुत्र न हो, तुम्हारी मार्शल प्रतिभा इतनी ऊंची है कि शरीर बहुत उपयुक्त है। इसलिए तुम्हें पकड़कर संप्रदाय ले जाना चाहते हैं, हायराक को बलिदान करने। इस बार मुख्य एल्डर का अवसान्य आए हैं पूर्व संत। उसकी अवस्था झूठे देवता स्तर की है। वीर प्रताप सोच में डूब गया। जू लिंगलोंग ने नखरे से कहा, तुम्हें चेतावनी दी, जोखिम उठाकर महल आई हूं। अब बताओ कैसे इनाम दोगे? वीर प्रताप होश में आया। उसकी ठुड्डी पकड़कर आंखों में देखा, मुस्कुराकर बोला, इनाम चाहिए तो कुछ बच्चे दे दूं। जू लिंगलोंग हंसी, नखरे छोड़कर ठंडे स्वर में बोली, राजकुमार सच में नहीं बदले। वीर प्रताप बोला, अभी अभी तो खुद महसूस किया न, मैं नहीं बदला। फिर पूछा, अब बताओ इस बार क्या करने आए हो? फिर भागोगी या महल में रहोगी? जू लिंगलोंग बोली, राजकुमार को सब मालूम है। तुमने मेरे शरीर पर कौन सी विधि चला दी कि अब तुमसे दूर नहीं रह सकती। बस तुम्हारी दासी बनकर, तुम्हारी खिलौना बनकर जीना है। फिर बोली, मैं तो किस्मत से खिलौना हूं। ताइयन संप्रदाय की संत हूं, लेकिन हायराक की दासी भी हूं। जागने पर उसकी सेवा करनी होगी।
अब यहाँ आए हूं तो दासी बनकर। इतना सुंदर और ताकतवर मालिक मिल गया तो क्यों न चुनूं। ये कहकर उसने कामुक नजर से देखा। सही कहा ना मेरे मालिक। ये सुनकर वीर प्रताप के मन में सोई हुई जंगली आग फिर भड़क उठी। उसने हंसकर कहा और पलटा, दासी बनना चाहती हो तो अच्छे से परखना होगा। मोहिनी तैयार हो मेरी परीक्षा के लिए। जू लिंगलोंग चौंक गई। परीक्षा? कैसी परीक्षा? कल रात तो। सोचते सोचते वीर प्रताप झपटा। फिर उसके होठों पर कब्जा कर लिया। वैंग केंगची के बच्चे के बाद इतने दिनों से वीर प्रताप ने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी। अब मोहिनी मिल गई, अब असली मिजाज निकालने का मौका है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसके नए एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी लिख दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।